हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस किस तरीके के होते हैं, क्या सॉल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है, किसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोगों को करनी है। ऑलराइट, तो चलो फटाफट से आ जाओ, शुरू कर लेते हैं। हमने बात करनी है इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन के बारे में, तो बेसिक डिस्कशन तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पे बनता ही बनता है। ऑलराइट, तो चलो चलो गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग के सोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो क्या बोलता है कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। यहां पे एक चीज हम लोगों को समझनी है, वो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज हैं आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जरा इसको थोड़ा सा ढंग से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की, लेट्स से कि मैंने यहां पे कोई कंटेनर ले लिया। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। किसी का भी सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, अभी वो मायने नहीं रखता, लेकिन बस हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट होगा। क्या होते हैं सॉल्वेंट सोल्यूट, उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। ऑलराइट, तो इसके अंदर इसका क्या मतलब है कि जैसे आप क्या करो, सॉल्यूशन का लेट से इतना पार्ट आप लोगों ने निकाल लिया यहां पे, इतने पार्ट में आप क्या देखोगे कि सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। या फिर मैंने क्या काम किया, मैंने इतने पार्ट को यहां से निकाल लिया। इस पार्ट में जब आप देखोगे तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा और सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे जब आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करोगे, प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ जैसे आप डेंसिटी ले सकते हो, प्रॉपर्टीज में क्या ले सकते हो आप, डेंसिटी ले सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, मोलैरिटी या मोलैलिटी, कुछ भी ले सकते हो। सेम चीज इसमें देखोगे, तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो इस पार्ट में, सॉल्यूशन के इस पार्ट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डेंसिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी या फिर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। इसके जो आपने ए सॉल्यूशन अलग से लिया था और बी सॉल्यूशन अलग से लिया था किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। एक कमाल की बात और सुनो, कमाल की बात और सुनो, इस होमोजीनियस मिक्सचर को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक चीज में दिक्कत होती है, वो स्टेट और फेज में डिफरेंस नहीं समझते। हम ये चीज जानते हैं कि स्टेट तो तीन तरीके की होती है। अगर स्टेट की बात करें तो मेनली वैसे 5 टाइप की होती है, बट हम लोग को तीन तरीके की पढ़नी है यहाँ पे। वो तीन तरीके की स्टेट्स क्या है, एक हो गई हमारी सॉलिड, एक हमारी हो गई लिक्विड और दूसरी हो गई हमारी गैस। ठीक है, मतलब तीन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट्स। अगर फेज की बात की जाए तो फेज को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्टेट को तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस, फिर उसके बाद प्लाज्मा की बात की जाती है, बहुत सारे आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की बात की जाती है, बट वो दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे फेज की अगर मैं बात करूं तो फेज क्या होता है वो समझिए। फेज में ऐसा हो सकता है कि टू डिफरेंट लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स या फिर गैसेस, इनकी अगर बात की जाए, कैन हैव डिफरेंट फेजेस, यानी कि सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट फेजेस हो सकती हैं। तो फेज होता क्या है, जिसके अंदर कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज
properties are यूनिफॉर्म। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सेम डेंसिटी रहती है तब भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज बोलोगे, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कॉम्पोजिशन बोल दूं, कॉम्पोजिशन इज सेम, कॉम्पोजिशन इज सेम ऐसे बोल दूंगा, तो एक बात की 100 बात हो जाएंगी सीधे। ठीक है, वो 100 बात की एक बात। ठीक है, कि कॉम्पोजिशन इज सेम। तो कॉम्पोजिशन अगर मैंने सेम बोल दिया तो इसका मतलब जरा ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं यहां पे ऑयल की और मैं बात करूं यहां पे वाटर की, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ऑयल क्या है, लिक्विड है, ठीक है, वाटर क्या है, वाटर भी क्या हुआ, मेरा लिक्विड हुआ। बट वाटर और ऑयल की बात की जाए तो मैं ये बोल सकता हूं बोथ हैव, इसकी फेज डिफरेंट होगी, बोथ हैव डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। दैट मीन्स कि यहां पे वाटर का और ऑयल का जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका अरेंजमेंट है, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इनको बोल देते हैं हम लोग डिफरेंट फेजेस। इसी तरीके से अगर आप दूसरी बात करना चाहो, दूसरी बात करोगे, अगर आप कहोगे कि डायमंड है और ग्रेफाइट है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है ना, तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये सेम स्टेट है, दैट इज सॉलिड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बोथ हैव डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेजेस, क्योंकि कॉम्पोजिशन डिफरेंट है और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होता है डिफरेंट फेजेस में, वो डिफरेंट होता है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं फेज की बात करूं और होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, है ना, या सोल्यूशन की बात करूं, तो सोल्यूशन क्या होता है, मोनोफेजिक होता है। दैट मींस कि जो कॉम्पोजिशन है ना सोल्यूशन का, वो थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये यहां पे बात थी जो इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। देखो सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना, जैसे बाइनरी हो सकता है, टर्नरी, क्वाटनरी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन का क्या मतलब है, और वही हमारे सिलेबस में है। दैट मींस हम लोग दो ही कंपोनेंट्स की ज्यादातर बातें करके चलेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है वो समझो। बाइनरी सोल्यूशन होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइनरी मतलब टू, दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और एक कंपोनेंट यहां पे सॉल्वेंट हो गया और एक कंपोनेंट यहां पे सॉल्यूट हो गया। आसान सी चीज है। द सोल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, दैट इज वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। अब बात आती है कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है ना। तो एनसीईआरटी बोलती है जनरली, क्या बोल के चलती है, जनरली the component that is present in the largest quantity is known as solvent। यानी कि वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और उसके अलावा जो कुछ भी बचा कुचा रहेगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सॉल्वेंट को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्टेट, फेज नहीं, ठीक है, फेज नहीं, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन आर सेम। बट एक चीज ध्यान रखना, कहीं किसी ने पढ़ा दिया हो तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना, ये डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस। बहुत सारे लोग इसको फेज स्टेट सेम ही बोल के चलते हैं, बोल देते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो सेम है। स्टेट तो सेम है, ठीक है ना, लेकिन फेज भी सेम बोल देते हैं। ठीक है ना, स्टेट तो सेम है, फेज डिफरेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन अलग होता है एंड सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन अलग होता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट फेजेस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात बस इतनी ही है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगी। दैट मीन्स के अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड हो सकता है ना, लेकिन सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा। सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं इस वाली बात को, कि जो ज्यादा क्वांटिटी में है। अभी देखो ऐसे समझ के चलो, ऐसे समझ के चलो, मैं समझाता हूं अच्छे से इसको, ऐसे समझ के चलो।
लेट्स सी कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, आपने सोल्यूशन बनाया शुगर प्लस वाटर का, तो ये सोल्यूशन कैसा बोला जाएगा? ये बोला जाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, ऐसे बोल सकते हैं ना। एंड अगर मैं इसकी स्टेट की बात करूं तो इसकी फिजिकल स्टेट होगी लिक्विड। अब यहां पे ये क्लियर है कि ये चीज तो लिक्विड है और शुगर जो है वो कैसा है हमारा? सॉलिड है। तो ये क्या हो गया? मेरा सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया? मेरा सॉल्वेंट हो गया। अब यहां पे मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है किसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्लियर हो गया है कि इसकी फिजिकल स्टेट एंड सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम है। बात क्लियर है? अब देखो दूसरी चीज, अगर मैं दूसरी कंडीशन कुछ ऐसे लेके चलूं कि मेरे पास अल्कोहल है, लेट्स से C2H5OH यानी मीथेनॉल है, प्लस इसके अंदर वाटर है ना, तो यहां पे एक सोल्यूशन बनेगा। अब ये सोल्यूशन कैसा हो सकता है? ये अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वाटर हो सकता है या एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है और ये लिक्विड है। तो अब कैसे पता चले कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो उसके लिए आप चेक करोगे इनके मोल्स, ठीक है। आपको क्या चेक करना है? इनके मोल्स चेक करने हैं। लेट्स से ये हो गया Na और ये हो गया Nb। इफ Na इज ग्रेटर देन Nb, तो यहां मैं सिंपली बोल सकता हूं सॉल्वेंट इज C2H5OH। ये इफ करके लिख सकते हैं। इफ Na इज लेस देन Nb या Nb इज ग्रेटर देन Na, तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्वेंट यहां पे क्या हो जाएगा? इज H2O। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। बहुत बेसिक सी चीज है ये। इसमें अब मैं 150 सारे क्वेश्चंस कराने बैठ जाऊं, कोई सेंस नहीं बनता। टाइम पास के अलावा, टाइम फोड़ने के अलावा वो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पे कुछ बातें करी। हमने समझा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वही जिसमें कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। हमने पढ़ा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है एक सॉल्यूट होता है। हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बट डेफिनेशन इस तरीके से नहीं चलेगी। डेफिनेशन कैसे चलेगी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है, वो सेम रहती है। फेज सेम नहीं होती है, कभी सेम नहीं होगी, ठीक है, ये समझ लेना, कभी भी सेम नहीं होगी। बट अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है लिक्विड है, ठीक है, और सोल्यूशन भी कैसा बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, तब उस केस में आप क्या देखोगे? जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। इस लार्जेस्ट क्वांटिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं बोलूं ये घुलता है वो घुलता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में कहीं काम नहीं आने वाले। कौन घोल रहा है कौन घुल रहा है, ठीक है, ये सब बातें कहीं काम नहीं आएंगी। तो आपको तो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बात करनी है। हम लोग को ऐसे बात नहीं करनी कि हाँ, कि लोग जो बोल रहे हैं कि इसने घोल दिया वो घुल गया, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। बस चेक करो नंबर ऑफ मोल्स को और फिजिकल स्टेट को। इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज सेम, मतलब दो कंपोनेंट्स है उनकी सेम है, तो आप चेक कर लो किसके मोल्स ज्यादा हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। आ जाओ फटाफट से। एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दी हुई है। इस टेबल में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। एक्सप्लेन क्या की हुई है? आप कहोगे कि टेबल है। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट कैसा है? यहाँ पे गैस गैस गैस, और सोल्यूशन कैसा है? गैसियस सोल्यूशन। सोल्यूट कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। गैस अगर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन गैसियस ही माना जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो, अगर गैस और गैस को मिक्स करें तो कोई भी दो गैसेस को अगर आप मिक्स करते हो तो होमोजेनियस मिक्सचर ही फॉर्म होता है। किसी भी दो गैसेस को ले लो, बस एक की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसी को हम सॉल्वेंट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, कौन सॉल्वेंट कौन सोल्यूट, डिपेंड करता है क्वांटिटी किसकी ज्यादा है। दूसरा, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। इसको अगर आप किस में मिक्स कर दो? नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दो, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे कैसा सोल्यूशन बन गया? हमारा क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में गैसियस सोल्यूशन बन गया। दूसरा, गैस सॉलिड गैस के अंदर, तो इसके अंदर कपूर ले सकते हो आप, कपूर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, सब कुछ नाइट्रोजन में ही लिया हुआ है, आसान है। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। समझ में आ गई बात? लिक्विड सॉल्यूशन क्या होंगे? जिसके अंदर सॉल्वेंट कैसा हुआ? हमारा लिक्विड हुआ।
अब उसमें गैस डिसॉल्व हो सकती है, उसमें लिक्विड डिसॉल्व हो सकता है, उसमें सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिक्विड में गैस डिसॉल्व करने का मतलब जैसे वाटर के अंदर CO2 गैस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है ना, जो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये क्या हो गया हमारा लिक्विड सोल्यूशन हो गया। फिर लिक्विड लिक्विड में तो इथेनॉल एंड वाटर ले सकते हैं हम लोग, अल्कोहल एंड वाटर ले सकते हैं, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात की जाए, सॉलिड इन लिक्विड में ग्लूकोज को डिसॉल्व कर सकते हो, वाटर में NaCl को डिसॉल्व कर सकते हो, यूरिया को डिसॉल्व कर सकते हो, बतेरे सारे यहाँ पे सोल्यूशन बन सकते हैं। ओके, सॉलिड सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉलिड, एंड सोल्यूट तो कुछ भी हो सकता है ना, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करने की बात हो रही है तो इसके लिए एक बेहतरीन एग्जांपल आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम की सरफेस पे एक सोल्यूशन बनता है जो कि सॉलिड सोल्यूशन होगा, है ना। दूसरा सॉलिड जिसमें लिक्विड को डिसॉल्व किया गया है तो अमलगम हो गया ऑफ मरकरी विद सोडियम। देखो ऐसा है भाई, मरकरी बहुत सारे मेटल्स के साथ क्या बनाता है, अमलगम फॉर्म करता है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अमलगम का जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, सॉलिड स्टेट होती है। अमलगम की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, और जो आप मिला रहे हो दैट इज मरकरी, वो क्या है यहाँ पे, सोल्यूट है, ठीक है। जो आप डाल रहे हो वो मरकरी सोल्यूट है। कैसे पता चला, क्योंकि जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, ये कैसा बनता है सोल्यूशन, सॉलिड बनता है। अगर सॉलिड सोल्यूशन बन रहा है तो ये तो लिक्विड है ना मरकरी हमारा, तो सॉल्वेंट कौन हुआ, सॉलिड, मेटल, ठीक है। सॉलिड सॉलिड के अंदर बेस्ट एग्जांपल होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि मेटल मेटल को मिक्स कर देते हो आप, है ना, मेटल मेटल को मिक्स करते हो तो क्या फॉर्म होता है, अलॉय। तो अलॉयज इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी कोई भी दो मेटल्स को अगर आप मिलाते हो, मिक्स करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं वहां पे सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन बना है। ये बेसिक सी चीजें हो गई, आपको ये पता होना चाहिए, इससे डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ सकता है। कोई कुछ नहीं पता है क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है, और एनसीईआरटी का पार्ट वो कहीं से भी पूछना पसंद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की, इसमें से मैं कुछ चीजें तो बता ही चुका हूं। देखो क्या, जैसे मैं ये चीज बता चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को कि जो एक सोल्यूशन होता है वो सिंगल फेज होती है। सिंगल फेज होने का मतलब क्या होता है, मोनोफेजिक होता है, मोनोफेजिक, है ना। यानी कि एक कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर अगर आप फेज चेक करोगे कुछ पार्ट की भी, जो मैंने बताया भी था यहाँ पे, अगर आप देख देख पा रहे हो तो यहां मैंने बताया था, तो देखो क्या रह रहा है, प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ये सेम रह रहा है, या फिर कॉम्पोजिशन भी मैं बोल दूं, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर इज सेम। यही तो मैंने बोला था, फेज के लिए क्या बोला था, कॉम्पोजिशन सेम रहना चाहिए, कॉम्पोजिशन सेम रहना चाहिए, प्रॉपर्टीज सेम रहनी चाहिए, है ना। स्टेट में ऐसा नहीं है, सेम स्टेट के दो डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है ना, प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से वेरी कर सकती हैं। लेकिन मोनोफेजिक सिस्टम के अंदर ना डेंसिटी वेरी करती है, ना प्रॉपर्टीज वेरी करती है, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ वेरी नहीं करता, सब कुछ सेम रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सिंगल फेज हो गया, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सो इट हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी। ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से कि यूनिफॉर्म है, मोनोफेजिक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वेरी विद कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। यस, अगर आप ऐसे बात करो कि आपके पास वाटर है, वाटर में आपने 100 ग्राम वाटर है, उसमें 1 ग्राम चीनी डाल दी, मिक्स कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि वाटर की जो डेंसिटी, सोल्यूशन की भी डेंसिटी सेम रहने वाली है, डेंसिटी बदलने वाली है, फेज चेंज होने वाली है। हाँ, जो सोल्यूशन बनाया वो मोनोफेजिक है, उसकी फेज सेम है, ठीक है। लेकिन फर्दर अगर आप क्या करोगे, शुगर ऐड करना शुरू करोगे, तो अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं रहेंगी, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, डेंसिटी बढ़ सकती है, ठीक है ना, कुछ सोल्यूशन में कॉम्पोजिशन चेंज करने से डेंसिटी बढ़ सकती है, डेंसिटी घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, विस्कोसिटी बढ़ सकती है, विस्कोसिटी चेंज हो सकती है। कुछ ऐसे समझो कि आपने ग्लिसरीन लिया, ग्लिसरीन काफी थिक होता है, अगर आप उसको वाटर में मिलाने बैठोगे
तो जो वाटर की विस्कोसिटी है, वाटर जो लेस विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना? तो प्रॉपर्टीज बदलती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बदलता है, मेल्टिंग पॉइंट बदलता है, इनको तो हम डिटेल में इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक ही बात है, चेंज होता है, सरफेस टेंशन बदलती है। तो इन सब की बातें हमें करनी है। ऑब्वियसली डेंसिटी भी बदलेगी, है ना? दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो डेंसिटी तो मिक्स होके आएगी ही ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज होता है वो 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर से छोटा होता है, ठीक है ना? इससे बड़ा अगर साइज हुआ तो फिर वो कोलॉइडल की तरफ जा सकता है, या फिर और बड़ा हुआ तो वो सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। आप उस पे मत जाइए, आप अभी के लिए सिर्फ इतना रखिए कि पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन में, पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर्स, ठीक है ना? तो फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बेसिक चीजें समझी हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में फेज क्या होती है, स्टेट क्या होती है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है ना? एक ही स्टेट वाले दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की अगर या कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो उनकी फेज डिफरेंट होती है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। इवन मैंने तो बताया कि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है एक दूसरे की, उनकी भी जो फेज है वो डिफरेंट होती है। समझ में आई बात? स्टेट सेम है। तो ये सारी बातें प्रॉपर्टीज हमने करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, प्लीज एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसकी लाइनें आप जितनी भी हैं लाइन टू लाइन चीजों को कवर कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।